एक किस्सा है साल 2023 का। मई का महीना था और तारीख थी 8। असम की स्पेशल विजिलेंस सेल की एक टीम एक मामले में तफ्तीश करते हुए करीब 2200 किलोमीटर दूर राजस्थान पहुंची थी। इतनी दूर क्यों? विजिलेंस सेल को टिप मिली थी कि जिन लोगों की उन्हें तलाश है वो जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर बने क्रॉस लेन होटल के एक कमरे में है। मामला दो राज्यों के बीच का था, इसलिए असम की विजिलेंस सेल टीम को राजस्थान पुलिस की मदद लेनी पड़ी। राजस्थान पुलिस के साथ असम विजिलेंस सेल की टीम होटल के कमरे में पहुंची और कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पूरी चकल्लस किसी कुख्यात अपराधी नहीं बल्कि एक आईएएस अफसर को पकड़ने के लिए की गई। अफसर का नाम आईएएस सेवाली देवी शर्मा, जिन पर आरोप है 105 करोड़ रुपए के घोटाले का। कौन है पूर्व आईएएस सेवाली शर्मा? कैसे इनका नाम 105 करोड़ के घोटाले में आया और क्यों इन्हें पकड़ने के लिए विजिलेंस टीम को 2200 किलोमीटर से भी ज्यादा की यात्रा करनी पड़ी? इस वीडियो में इसी बारे में पूरी जानकारी देंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव देख रहे हैं। गिरफ्तारी का किस्सा तो आपने सुन लिया, लेकिन ये हुआ क्यों, इसे समझने के लिए आपको आईएएस सेवाली की पूरी कहानी भी जाननी होगी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दर्ज जानकारी के मुताबिक सेवाली असम से हैं। जिले का नाम कामरूप मेट्रो मतलब गुवाहाटी। 1964 में इनकी पैदाइश हुई। इकोनॉमिक्स से बीए करने के बाद सेवाली ने एलएलबी की डिग्री ली। स्टेट सिविल सर्विसेज क्लियर करने के बाद जून 1992 में सेवाली ने सिविल सर्विस ज्वाइन की। करीब 2 दशक तक राज्य सरकार के साथ काम करने के बाद 2010 में सेवाली को प्रमोशन मिला, मतलब पीसीएस से आईएएस अफसर बन गई। कुल मिलाकर 31 साल के इस करियर में सेवाली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जैसे कई विभागों में डेप्यूटी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जैसे अहम पदों पर रही। सेवाली का करियर ग्राफ जान लेने के बाद अब ये भी जान लेते हैं कि वो मामला आखिर था क्या जिसमें इनकी गिरफ्तारी हुई। बात है मार्च 2023 की। इस समय सेवाली असम में कृषि विभाग की सचिव थी। उसी वक्त एक खबर सामने आई, एक खबर जिसने सेवाली को असम से राजस्थान जाने के लिए मजबूर कर दिया। खबर क्या थी? दरअसल मार्च 2023 में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की एक रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इस रिपोर्ट में सेवाली देवी शर्मा पर आरोप लगाया गया कि 2017 से 2020 तक एससीईआरटी में पदस्थ रहते हुए उन्होंने कई वित्तीय अनियमितताओं को अंजाम दिया। इस रिपोर्ट के आधार पर पहले तो विजिलेंस टीम ने एफआईआर दर्ज की, फिर आगे मामला ईडी तक पहुंचा और 105 करोड़ रुपए का स्कैम सामने आया। अब ये सब हुआ कैसे, इसे भी समझिए। एससीईआरटी माने स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जैसे एनसीईआरटी राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, एससीईआरटी सूबों के स्तर पर काम करती है। असम में इस एससीईआरटी का एक सेल है ओडीएल, माने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सेल, जो सरकारी शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए बनाया गया था ताकि वो बिना स्कूल की नौकरी छोड़े घर से पढ़ाई करें, डिप्लोमा लें और ट्रेनिंग हासिल करें। 2017 में सेवाली को इस ओडीएल सेल में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कम डायरेक्टर का पद मिला। सेवाली के पास जिम्मेदारी थी कि वो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई के एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को लागू कराए। इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए उन पर फाइनेंशियल मिसकंडक्ट करने के आरोप लगे। मीडिया रिपोर्ट्स में पब्लिश ईडी की रिपोर्ट में लिखा गया कि इस प्रोग्राम को चलाने के लिए 2017 से 2021 के बीच कुल 59 मान्यता प्राप्त संस्थानों को असम सरकार से अनुमति मिली थी, जिनमें हर संस्थान एक समय में 100 टीचर को ट्रेन कर सकता था। कुल मिलाकर 27,897 सरकारी शिक्षकों के ट्रेनिंग की प्लानिंग बनाई गई। लेकिन ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक यहीं पर फाइनेंशियल मिसकंडक्ट हुआ। न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपे ईडी के स्टेटमेंट के अनुसार सेवाली शर्मा ने 59 की जगह 347 स्टडी सेंटर खोल दिए और 1,06,828 ट्रेनियों का दाखिला भी करा लिया। ईडी के बयान के अनुसार सेवाली का मकसद था ज्यादा से ज्यादा फीस इकट्ठा करना। ईडी की रिपोर्ट में आगे लिखा गया कि इन एडमिशन से सेवाली ने कुल 115 करोड़ 12,80,000 और 99 रुपयों की धनराशि हासिल की। नियम के अनुसार ये पैसे जाने चाहिए थे सरकारी खजाने में, लेकिन गए कहां? ईडी के बयान के अनुसार सेवाली ने ओडीएल सेल के लिए 5 बैंक खाते अलग से खोले। इसके लिए उन्होंने असम सरकार से कोई अनुमति नहीं ली। इन खातों के लिए वो सोल सिग्नेटरी थी, जो कि नियमों के खिलाफ होता है। कैसे, अब इसे भी समझिए।
एकमात्र हस्ताक्षरी माने सोल सिग्नेटरी का मतलब होता है कि उस बैंक खाते पर पैसे निकालने या ट्रांजैक्शन करने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर मान्य हो। आम खातों में अमूमन ऐसा ही होता है, लेकिन सरकारी संस्थाओं में ऐसा नहीं होता। साधारण सरकारी या संस्थागत खातों में नियम होता है कि कम से कम 2 साइन, जैसे प्रमुख अधिकारी के साथ वित्त अधिकारी के साइन जरूरी होते हैं, ताकि कोई भी एक व्यक्ति अकेले पैसे न निकाल सके और कोई भी तरह की धोखाधड़ी न हो पाए, और होने की गुंजाइश हो तो उसे रोका जाए। यहां व्यक्ति की जगह पद का महत्व है। इसके बरक्स अगर किसी संस्था के बैंक खाते में कोई प्राइवेट व्यक्ति सोल सिग्नेटरी बन जाता है तो खजाने के बेजा इस्तेमाल की संभावना बढ़ जाती है। असम सरकार ने ऐसी स्थितियों से बचने के लिए अलग से कानून बना रखा है। इसके नियम साफ करते हैं कि ओडीएल जैसे किसी भी सरकारी कार्यक्रम के लिए बैंक खाते किसी एक शख्स द्वारा संचालित नहीं हो सकते, माने एक सोल सिग्नेटरी नहीं हो सकता। ईडी और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की रिपोर्ट में दर्ज आरोपों की माने तो शेवाली शर्मा के केस में ऐसा ही था। शेवाली ने ओडीएल सेल के 5 बैंक खातों में सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए खुद को ही एकमात्र हस्ताक्षरी बनाया। आरोपों के मुताबिक एडमिशन से हासिल करोड़ों रुपया इन 5 खातों में गया और इसमें से 105 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च भी कर दिए गए, जो कि सरकारी नियमों का साफ उल्लंघन था। खर्च कहां किए गए? जब इसकी जांच हुई तो ईडी ने पाया कि पैसे बिना सरकारी नियम और प्रक्रिया का पालन किए खर्च किए गए। कई मामलों में तो अधूरे काम के लिए भी पूरे पैसे दे दिए गए। काम के लिए दिए गए ठेकों में भी धांधली पाई गई। ईडी का आरोप है कि शेवाली ने अपने करीबी रिश्तेदार और जान पहचान वालों जैसे बेटी, दामाद और उनके करीबियों को ठेके दिए। एक ठेका तो सारंग मोरे नाम के सीए को भी दिया गया, जो ओडीएल सेल का ऑडिटर भी था। ईडी की रिपोर्ट में बाकायदा लिखा गया कि सिर्फ 2 पार्टियों को छोड़कर किसी के भी पास पूर्व में ऐसा काम करने का अनुभव नहीं था। मिसाल के लिए, पुल बनाने का काम एक ऐसी कंपनी को दे दिया जो प्लास्टिक मग बनाती है, माने उसने कभी ठेका मिलने से पहले पुल बनाया ही नहीं था। शेवाली के दस्तखत से जो पैसे निकले उसके लिए न सप्लाई कंफर्म की गई, न डॉक्यूमेंट्स पूरे किए गए। कई मामलों में तो ये भी देखा गया कि ठेके बिना किसी विज्ञापन या बिना किसी टेंडर को बुलाए ही दे दिए गए। बहरहाल, मार्च 2023 में जब डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की रिपोर्ट से इस मामले की पहली परत खुली, इसके बाद मार्च में ही चीफ मिनिस्टर की स्पेशल विजिलेंस सेल ने मामले में एफआईआर दर्ज किया, जिसके बाद शेवाली को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जैसे ही ये खबर फैली, शेवाली असम से फरार हो गई, जिन्हें तलाशते हुए विजिलेंस की टीम ने मई 2023 में राजस्थान के होटल पर छापा मारा, जिसकी कहानी हमने वीडियो की शुरुआत में सुनाई। विजिलेंस की टीम ने होटल से शेवाली, उनके दामाद अजित पाल सिंह और ठेकेदार राहुल आमीन को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों को अजमेर की सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया और वहां से 4 दिनों के लिए ट्रांजिट रिमांड पर असम ले जाया गया। इसके बाद शेवाली ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। इस बीच जुलाई 2023 में विजिलेंस टीम ने कुल 1433 पन्नों की चार्जशीट फाइल की, जिसमें कुल 21 लोगों के खिलाफ आरोप दर्ज किए गए। आरोपियों की फहरिस्त में आईएएस शेवाली के साथ 5 सरकारी कर्मचारी, 10 आरटीआई एक्टिविस्ट और कुछ पत्रकारों का भी नाम था। मामला यही नहीं रुका। 2 साल बाद अप्रैल 2025 में एक बार फिर से विजिलेंस सेल ने एक एडिशनल चार्जशीट फाइल की, जिसमें आरोप लगाया कि शेवाली देवी शर्मा ने करीब 6 करोड़ 50 लाख की संपत्ति इकट्ठा की है, जो कि उनकी आय की तुलना में 368% ज्यादा है। इस चार्जशीट के आने के 3 महीने बाद 5 अगस्त 2025 को मामले में ईडी की एंट्री हुई। ईडी ने शेवाली देवी शर्मा और उनके सहयोगियों के अलग अलग ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की। मामले में विजिलेंस की टीम के बाद अब शेवाली ईडी की जांच के दायरे में आ चुकी है। ईडी शेवाली के खिलाफ दर्ज 105 करोड़ के स्कैम की पूरी जांच कर रही है। ये जांच कब तक चलेगी, शेवाली का क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा। खैर, शेवाली के केस में आगे जो भी अपडेट होगी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।